ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम बेसिकली ये कहता है कि अब आप देखिए जरा कि जो हमने क्लासिकल मैकेनिज्म पढ़ी थी, अब क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी मतलब कि भैया कैसे एक लॉ ऑफ मोशन जो होता है ना, न्यूटन वगैरह के लॉ नहीं थे, तो यहाँ पे वो क्या हो रहे हैं आपके देखिए, तो सक्सेसफुली डिस्क्राइब करते हैं मोशन किसका, जितने भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े होते हैं, बस, ट्रेन, रेलवे, बाइक, मोटर, है ना, बॉल, इन सभी का। जैसे कि आपका एक फॉल कर रहा है स्टोन, तो वो क्यों कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से कर रहा है, ठीक है। ऑर्बिट जो कर रहे हैं प्लानेट, तो वो कितनी वेलोसिटी से घूम रहे हैं, कहाँ घूमेंगे, कैसे घूमेंगे, क्या ट्रेजेक्टरी फॉलो करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सब कुछ हमारा पॉसिबल हो पा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे ही कोई भी हमारा पार्टिकल लाइक बिहेवियर एज शोन इन में हो रहा है, ठीक है, मतलब जो हमने देखे हैं सब चीज़ों में, तो पार्टिकल लाइक नेचर शो हो रहा था। लेकिन क्या हो रहा था, ये चीज़ फेल हो रही थी जब मतलब ये न्यूटन के लॉ कहाँ पे, जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जा रहे थे, जैसे इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे थे, एटम्स की बात कर रहे थे, मॉलिक्यूल्स की हम बात करने लगे, तो ये जो है क्या होने लगे, यहाँ पे हमारा जो न्यूटन के लॉस थे मोशन की या जो भी चीज़ें थी वो एकदम से फेल होने लगी। और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि जो फैक्ट था कि क्लासिकल जो आपकी मैकेनिक्स थी वो इग्नोर करती है कंसेप्ट डुअल बिहेवियर को मैटर का, है ना, फोर सब एटॉमिक पार्टिकल को लेके। और सर साथ में जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, अभी वो हमने पढ़ा, तो इन दोनों को क्या है, आपकी क्लासिकल जो मैकेनिक्स थे या फिर कह सकते हो जो क्लासिकल फिजिक्स थी वो इनको नहीं मानती है। तो अब इसलिए नहीं मान रही है, तो भैया मत मानो, हम हमारी अलग से फिजिक्स बना लेंगे, इन्होंने कहा। तो चलो हम हमारी अलग से फिजिक्स बनाते हैं, और ये ऐसी फिजिक्स बनाएंगे कि आपका दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसी फिजिक्स बनाते हैं वो देखते हैं भैया, आइए। तो इन्होंने कहा चलो यार हम नहीं मान रहे न्यूटन को, तो हम क्या करते हैं, अपना बनाते हैं। उन्होंने कहा जो ब्रांच में रखूंगा वो साइंस को, जो कि इसको लेगी वो डबल मेटल ऑफ बिहेवियर वगैरह को, तो उसको हम नाम रख देंगे वो है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी उसको मारी गोली, और इन्होंने कहा भैया अब हमारे तरीके से फिजिक्स बनेगी, और वो फिजिक्स हम देंगे नाम उसका क्या, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या है वो हम समझते हैं, आइए। तो क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली एक थ्योरेटिकल साइंस है जो कि ये डील करती है कि या स्टडी करती है कि एक मोशन किसी भी चीज़ का जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है। बड़े बड़े लेवल पे जो चीज़ें होती हैं मोशन, वो आज भी हमारी प्रैक्टिकल है, ठीक है। कैसे प्रैक्टिकल है, भैया कोई बॉल हमारी जो है वो आपका मोशन में है, ठीक है। इस तरह से एक बॉल रखी हुई है और वो क्या कर रही है, मोशन कर रही है, तो उसका आज ही पॉसिबल है बता पाना, समझ पाना, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो आपकी एक मान के चलिए एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, छोटा सा इलेक्ट्रॉन, उसका बता पाना इस जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है उसके बस का नहीं रहा, इसलिए हमको ज़रूरत पड़ेगी क्वांटम मैकेनिक्स की। और ये क्वांटम मैकेनिक्स कुछ और नहीं है बल्कि यही है कि सिंपल सा यहाँ पे छोटे ऑब्जेक्ट के संग हम डील करेंगे। वो कैसे क्या करेंगे वो हम देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पे होगा ये कि हम यहाँ पे बस ये समझेंगे कि जो हमारा पार्टिकल जो जिससे हम डील कर रहे हैं जो कि छोटा सा है साइज में, तो वो वेव लाइक भी है और पार्टिकल लाइक भी है, ठीक है। दोनों चीज़ें संग में चल रही है उसके। तो इट स्पेसिफाई करेगा क्या, एक लॉज ऑफ मोशन को, जो कि आपके वो ऑब्जेक्ट ओबे करेंगे, ठीक है। कौन ऑब्जेक्ट ओबे कर रहे हैं, जो कि वो छोटे हैं, समझे। अब आगे देखो, तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो अप्लाइड होगी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट फॉर विच वेव लाइक प्रॉपर्टी आर इनसिग्निफिकेंट। तो अब जो है आप क्या किसको, क्वांटम मैकेनिक्स को रियल की जो मैकेनिक्स है ना उसमें नहीं लगाओगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि हमारा जो वेव लाइक होता ही नहीं है उसका नेचर, मतलब एक बॉल है तो वो कहाँ हमारी वेव लाइक नेचर शो करती है, अब नहीं करती है, उसके लिए नीड ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो रिजल्ट आपके आएंगे वो सेम आएंगे एज दोस्त फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिज्म, मतलब लगाते हो तो भी वो रिजल्ट सेम ही देगा, नहीं लगाते हो तो भी वो सेम देगा। मतलब आपने क्वांटम मैकेनिक्स को लगा के कोई चीज़ को पता करा है ना मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, बड़े बड़े चीज़ों पर, मतलब बॉल की आपने स्पीड निकाली इस क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करके, तो रिजल्ट सेम ही आएंगे जो आपको अभी मिलते हैं हमारा नॉर्मल फिजिक्स में, ठीक है। लेकिन क्या है उसकी हमको नीड ही नहीं है, क्योंकि जब रिजल्ट सेम आना तो फिर हम क्यों उसको लगा के उसमें करें, बस हमको छोटे पार्टिकल के संग लगाना, इलेक्ट्रॉन के संग में, तो उसमें लगाएंगे बढ़िया से। अब आगे देखो, तो क्वांटम मैकेनिक्स जो डेवलप हुई थी वो इंडिपेंडेंटली हुई थी, मतलब इसमें कोई ज़्यादा बड़ा छेड़खानी नहीं थी। वो हुई थी 1926 में, जो है किसके द्वारा, वर्नर हेजनबर्ग के द्वारा और एरविन श्रोडिंगर के द्वारा। अब इनका नाम थोड़ा सा क्या बहुत ही बोलना कठिन होता है ना, इसको मैं बोलूँगा श्रोडिंगर करके, है ना। तो श्रोडिंगर है, एरविन बोलते हैं इनको, ठीक है। तो एरविन श्रोडिंगर है और बर्नर हेजनबर्ग, दोनों ने मिलकर इसको इंडिपेंडेंटली करा। अब इंडिपेंडेंटली मतलब ये है कि बर्नर हेजनबर्ग अपना कर रहे थे और एरविन जो श्रोडिंगर है वो अपना कर रहे थे, ठीक है, कोई साथ में नहीं थे ये। हाउएवर, लेकिन हुआ ये कि वी शैल बी डिस्कसिंग द क्वांटम मैकेनिक्स विच इज़ बेस्ड द आइडियाज वेव मोशन पे है, ठीक है, उस पर हम डील करेंगे। जो फंडामेंटल इक्वेशन आती है क्वांटम मैकेनिक्स की, वो डेवलप हो गई थी किसके द्वारा,
श्रोडिंगर के द्वारा, एंड इट बोन हिम द नोबेल प्राइज, और इसकी मदद से इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता था फिजिक्स में। कब? 1933 में। अब ये जो इक्वेशन आई थी वो इनकॉर्पोरेट्स वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर, जो कि प्रपोज थी डी ब्रोगली के द्वारा, ठीक है। डी ब्रोगली की आपको मैंने बताई थी अभी, है ना, जिसमें कि वो बोल रहे थे भैया कोई भी हमारा जो एक वेव नेचर है उसको हम निकाल सकते हैं किसी भी पार्टिकल वगैरह का, ठीक है। मैं आपको वो इक्वेशन बता दूं फिर से, चलो। तो वो सिंपल ये थी कि जो मोमेंटम था वो आपका एच ओवर का क्या था, फिर से चलते हैं अभी हम आपको, वो लेमडा था, ठीक है। या फिर कह लीजिए कि जो लेमडा की वैल्यू है वो क्या थी, एच ओवर का, एक बार मैं दिखाई देता हूँ यार आपको, ठीक है। ये रही, ठीक है, ये हमने पढ़ी थी ना, लेमडा ओवर का एच ओवर पी, या फिर पी इक्वल टू एच ओवर का लेमडा, तो ये हमने पढ़ा था अभी, ठीक है, ध्यान आया। तो जो हमने उसी चीज़ को इन्होंने आगे बढ़ाया श्रोडिंगर ने, और उस पर इन्होंने वर्क करके, लेकिन ये जो चीज़ इन्होंने निकाली बनाई वो थोड़ी सी क्या हो रही है, क्वाइट कॉम्प्लेक्स हमारे लिए, ठीक है। और इसके लिए हमको हायर मैथमेटिक्स का दिमाग चाहिए, जो कि हमको जब हम आगे ऑनर्स वगैरह करेंगे तब ये पढ़ने में आएगा। लेकिन अभी के लिए आपको वो इक्वेशन को नहीं पढ़ना है अभी यहाँ पे बैठ के, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन की नीड ही नहीं है, और वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखती है आपकी, इस तरीके से, इसमें एक जाई का ये साइन होता है इस तरीके का। वो हमको अभी मतलब इतना डीप में नहीं जाना कि कैसे आया क्या आया, उसकी दिक्कत की बात नहीं है। अब जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो। तो फॉर अ सिस्टम सच एस एन एटम, या फिर हम मॉलिक्यूल की बात करें जिनकी एनर्जी डज नॉट चेंज विद द टाइम, मतलब जिनकी एनर्जी समय के संग में नहीं बदलती है, तो श्रोडिंगर की इक्वेशन कुछ इस तरीके से रिटर्न होती है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका है जाई इक्वल टू इस तरीके से है ना, तो इन्होंने कंसेप्ट दिया यहाँ पे जो ये सिंबल है, ठीक है, वो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन। क्या कहते हैं? हैमिल्टोनियन, ठीक है, हैमिल्टनियन, हैमिल्टनियन या हैमिल्टोनियन मैंने बोल दिया, इसको बोलते हैं हैमिल्टनियन, हैमिल्टनियन, ठीक है। तो ये आपका सिंबल है। अब ये हैमिल्टनियन सिंबल श्रोडिंगर ने दिया था, है ना, और एक रेसिपी हमको बनाई उन्होंने, कंस्ट्रक्ट करी, है ना, ऑपरेटर फ्रॉम द एक्सप्रेशन फ्रॉम टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम से, ठीक है, कि टोटल एक सिस्टम है उससे कुछ एनर्जी निकल रही है, तो वो एनर्जी कुछ इस तरीके से निकल लेगी। इन्होंने इस तरह से एक रिलेशन बना के हमको दी। फिर आगे इन्होंने कहा जो टोटल एनर्जी है उस सिस्टम की, वो टेक इनटू अकाउंट द काइनेटिक एनर्जीज, वो जो है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी मिलेगी उस सब एटॉमिक पार्टिकल का, ठीक है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियाई वगैरह है, और एक अट्रैक्टिव पोटेंशियल भी है बिटवीन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के, एंड रिपल्सिव पोटेंशियल भी है किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के, है ना। इंडिविजुअली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव जो है हमको एनर्जी दे देता है, और ये जाई दे देता है। अब ये इसका सॉल्यूशन करना है, इसका ये सब करना, वो हमारे सिलेबस का भी पार्ट नहीं है, और ना हमको करना है ना, ठीक है ना, इसमें जाना ही नहीं है डिटेल में, बस ये आपको बताने के लिए चीज़ें बताई हैं, उनको ना तो डिटेल में जाने की जरूरत है ना चिंता लेने की जरूरत है, ठीक है। जो हम बात करेंगे, जो हम पढ़ेंगे, वो एक अलग ही चीज़ है, वो हम देखते हैं ज़रा, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन एटम को पढ़ने जा रहे हैं, और साथ में जो श्रोडिंगर की जो इक्वेशन है जो हमने अभी देखी उसको थोड़ा बहुत हम देखने जा रहे हैं, लगाने जा रहे हैं, ठीक है। आइए, तो क्या करा श्रोडिंगर ने, बेसिकली जो श्रोडिंगर जो थे उन्होंने इक्वेशन को सोल्व करा हाइड्रोजन एटम के लिए, और जो सॉल्यूशन जो आए उसमें कुछ पॉसिबल एनर्जी लेवल हमारे पास में उस इलेक्ट्रॉन के निकल के आए, ठीक है, जो कि ऑक्यूपाई करता है एंड करस्पॉन्डिंग जो कि वेव फंक्शन हमको देता है, ठीक है। तो हमने उस इलेक्ट्रॉन की जो जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है वो देख लिया है, और साथ में उसकी पोजीशन को हमने क्या बोल रहा है, जो सॉल्यूशन हमारे पास में आया उसको हमने वेव फंक्शन में लिख दिया, जो कि है किसका, इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड ईच एनर्जी लेवल में, ठीक है। मतलब वो हमने देखा था ना कि भाई वेव फंक्शन जो था कि वेव अलग अलग तरीके से आएगी तो एनर्जी कैसे कैसे होगी, तो उसका एक फंक्शन इन्होंने बनाया। अब आगे ये हुआ कि ये जो क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट हैं और करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन आपका है, विच आर कैरेक्टराइज्ड होंगे एक सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर से। अब ये जो नंबर है वो बेसिकली हम बिल्कुल हो जाते हैं कन्फ्यूजन में कि भैया एकदम से क्या जाता है। देखो, तो प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है, पहले तो आप वो समझिए क्या है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसा मैं आपको बोहर के मॉडल से ही समझाता हूँ। देखो, ये आपका न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ठीक है। तो ये जो मैं सेल की बात करता हूँ ना, के सेल, एल सेल, एम सेल, इस तरीके से, तो इस सेल को ही हम कहते हैं क्वांटम नंबर, ठीक है। पहला सेल को हम बोलेंगे एन करके, भैया पहले की एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 3 है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये तो हम समझ गए कि ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि आप किस सेल की बात कर रहे हो भैया, है ना। ये न्यूक्लियस है तो ये पहला सेल है, तो उसका नाम हमने रखा एन करके, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब पहला सेल, ठीक है, ऐसे समझो। फिर दूसरा समझो, वो है कौन, अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एल से कहेंगे, ठीक है। ये क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर एल, और एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि है एम एल,
है ना। अब इसको ml ऐसा करके, ml की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो कि होता है मिलीलीटर, बल्कि ml इस तरीके से है कि आपका m है और इस तरीके से l नीचे लगा हुआ है। अब ये क्या चीज़ें हैं मैं आपको समझाता हूँ, देखो। तो बेसिकली ये थे कि अराइजेस आते हैं कि नेचुरल कॉन्सिक्वेंस एक सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर की जो इक्वेशन को सॉल्व करके। तो इसका मतलब ये होता है, सिंपल भाषा में समझो पहले तो, कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि अपनी कोई भी एक एनर्जी स्टेट में है, ठीक है, हमको नहीं पता वो किस एनर्जी स्टेट में है, तो वहाँ पे जो वेव फंक्शन है आपका, ठीक है, वेव का जो फंक्शन होगा वो करस्पॉन्डिंग टू दैट एनर्जी स्टेट कंटेनिंग ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पे उस वेव फंक्शन से हमको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सब कुछ पता चलेगा। यहाँ पे जो वेव फंक्शन है वो एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी किस पे, कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन के, जो कि एटम में होगा, डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग, ठीक है। फिजिकल मीनिंग कुछ नहीं होगी बल्कि वो हमें उसके कोऑर्डिनेट बताएगा, एक्स वाई जेड वगैरह, ठीक है। कोऑर्डिनेट आप सब जानते हो, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। ये वाला तो ये हो गया, मान चलो वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया जेड, तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। मान चलो इलेक्ट्रॉन आपका कहीं पे यहाँ पे, ठीक है, मैं दूसरे कलर से लेता हूँ, तो उस इलेक्ट्रॉन की क्या पोजिशन है, क्या है, तो वो हमको एक्स जेड और मतलब कि वाई में दिखेगा, ठीक है। और वो हम कहाँ से निकाल रहे हैं, उसी वेव फंक्शन में वैल्यू पुट करके। तो ऐसा जो वेव फंक्शन है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है उसको कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, समझे, एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे। सच वेव फंक्शन पर्टेनिंग टू वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कॉल्ड अ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है उनको एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कहते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज जो है प्रोपोर्शनल टू द जाई का स्क्वायर एट अ सेम पॉइंट एट दैट पॉइंट पे। तो क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट जो आता है हाइड्रोजन एटम का सक्सेसफुली प्रेडिक्ट करता है कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम जो स्पेक्ट्रम इंक्लूड जो है सम फेनोमेना दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द बोहर मॉडल। तो अब आपको ये बातें समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा सब समझ आएंगे, देखो जरा ध्यान से। तो इस चीज़ को एप्लीकेशन से हम जब समझेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। देखो, तो श्रोडिंगर की जो इक्वेशन है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में ऐसे बैठती है कि वो हमारी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो श्रोडिंगर की इक्वेशन हमारे लिए सॉल्व नहीं कर पा रही एग्जैक्टली फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में। तो जो डिफिकल्टी कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग द अप्रोक्सीमेट मेथड, जैसे कि है कैलकुलेशन विद द एड ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, सो दैट द ऑर्बिटल इन द एटम अदर देन द हाइड्रोजन डू नॉट डिफर इन एनी रेडिकल वे फ्रॉम द हाइड्रोजन ऑर्बिटल डिस्कस्ड अबव, है ना। मतलब जो ऑर्बिटल कंसेप्ट था ना, तो वो आपका सभी के लिए सेम बैठ जाता है जो हमने मॉडर्न वे में निकाला। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल डिफरेंस वो लाई करती है कंसिक्वेंस ऑफ द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज में, बिकॉज ऑफ दिस ऑल द ऑर्बिटल आर समवॉट जो है कंसंट्रेटेड। फर्दर यू विल सेल सी लेटर इन सेक्शन 2.63 एंड 2.64 में कि अनलाइक ऑर्बिटल हाइड्रोजन और द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हुज एनर्जी डिपेंडेड ओनली ऑन क्वांटम नंबर एन, जो है जो एनर्जी है ऑर्बिटल की मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम डिपेंड करेगी क्वांटम नंबर एन और एल पे, ठीक है।